यदि आपको हमें खोजने की आवश्यकता है तो यहाँ जाएं। खैर, रतनपुरी शहर की सबसे बड़ी और बेहतरीन सराय में जाओ। वह बिना पूछे जानती थी कि यह आर्य सुमेधा के स्वाद से मेल खाएगा। रोशनी ने कहा, ज्यादा चिंता मत करो। हमारा हिमालय संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। हम आपके बेटे की पृथ्वी आत्मा को खोजने में सक्षम हो सकते हैं। देवयानी ने उत्साह से सिर हिलाया। देवयानी को अलविदा कहने के बाद काव्या का समूह वास्तव में रतनपुरी शहर की सबसे बड़ी और बेहतरीन सराय में गया। रास्ते में काव्या को कुछ साधारण दिखने वाले भिखारी मिले और उन्होंने रोशनी के साथ उनकी हड्डियों की जांच की, जबकि आर्य सुमेधा को हड्डी पढ़ने की तकनीक सिखाई। अंत में उन्हें पता चला, जैसा कि उन्हें संदेह था, कि इन सभी लोगों ने अपनी पृथ्वी की आत्माओं को खो दिया था। रतनपुरी शहर की सबसे बड़ी सराय को क्षणभंगुर जीवन का निवास कहा जाता था। न केवल कमरे आरामदायक और प्रभावशाली थे, बल्कि भोजन और शराब भी असाधारण थे, और वे चंद्रवंशी परिवार के वंशजों द्वारा बनाई गई पुरानी शराब भी बेचते थे। समूह ने व्यंजन और शराब से भरी एक मेज का आदेश दिया, खाने और बातचीत करने का आदेश दिया। आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या उन लोगों की पृथ्वी आत्माओं को किसी राक्षस ने खा लिया होगा? जिस तरह कुछ राक्षस अमीर लोगों को खाना पसंद करते हैं, शायद ऐसे राक्षस हैं जो पृथ्वी की आत्माओं को खाना पसंद करते हैं। काव्या ने जवाब दिया, अभी यह कहना मुश्किल है। ऐसे राक्षस वास्तव में मौजूद हैं, जैसा कि आपने वर्णन किया है। लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग अपनी आत्मा खो देते हैं। कुछ भयभीत होते हैं, कुछ भ्रम में होते हैं, और दूसरों ने जादुई खजाने बनाने के लिए अपनी आत्माओं पर कब्जा कर लिया है। अब हमारे पास एकमात्र सुराग यह है कि रतनपुरी शहर ने पर्वत देवता को नाराज कर दिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह पर्वत देवता कैसा दिखता है, यह कहाँ है, या क्या हम इसे पा सकते हैं। उन्होंने सराय के मुख्य हॉल में इन मामलों पर चर्चा की, दूसरों से बचने की जहमत नहीं उठाई। पड़ोस की मेज पर 4 आदमी खाना खा रहे थे। उनमें से एक, लगभग 40 वर्ष का, गोल चेहरा और विरल दाढ़ी वाला मोटा, उनकी बातचीत को सुना और हस्तक्षेप करने के लिए मुड़ा, पहाड़ के देवता निश्चित रूप से पहाड़ पर है। इन शब्दों को सुनकर काव्या ने पूछा, कौन सा पर्वत? चंद्ररतन पर्वत, बिल्कुल। क्या आपको यकीन है? निश्चित रूप से। हर साल पर्वत देवता को वरदान चंद्ररतन पर्वत पर भेजा जाता है। मेरे भतीजे ने पिछले साल एक दुल्हन को एस्कॉर्ट किया और उसने कहा कि वह जगह बहुत भयानक है। TSK TSK TSK। मोटे आदमी ने बोलते समय अपना सिर हिलाया, मेज पर मौजूद सभी लोगों को डरा दिया, जिन्होंने सामूहिक हांफने दिया। काव्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दुल्हन की पेशकश? मोटे आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, रतनपुरी शहर में हम हर साल 8वें महीने के 15वें दिन पर्वत देवता के पास एक दुल्हन भेजते हैं। क्या आप सज्जनों और महिलाओं के आगंतुक हैं? काव्या मुस्कुराई, हाँ। यह पहली बार है जब मैंने किसी पहाड़ी देवता के पास दुल्हनों को भेजने की प्रथा के बारे में सुना है। मोटा आदमी मुस्कुराया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस साल की दुल्हन की बलि जल्द ही शुरू होगी। समय आने पर आप इसे देख सकते हैं। गोदी में 3 दिनों के नाट्य प्रदर्शन के साथ साथ कलाबाजी के शो भी होंगे। यह बहुत जीवंत है। जैसे ही उसने यह कहा, उसका चेहरा गर्व से चमक उठा क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और अपनी मोटी उंगलियों से अपनी दाढ़ी को सहलाया। क्या ऐसा है? धन्यवाद। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रतनपुरी शहर ने सबसे पहले पहाड़ के देवता को कैसे नाराज किया। ठीक है, कहानी के कई संस्करण हैं। कुछ का कहना है कि रतनपुरी शहर के लोगों ने पहाड़ के देवता का खजाना चुरा लिया। दूसरों का कहना है कि शिकार करते समय एक शिकारी ने गलती से पहाड़ के देवता के पैर को गोली मार दी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रतनपुरी शहर के लोगों ने पर्वत देवता का अपमान किया। स्वर्ग हमारी मदद करे जो एक पहाड़ी देवता का अपमान करने की हिम्मत करेगा। टस्क TSK TSK। मेज पर बैठे एक अन्य पतले आदमी ने कहा, ये सभी सैकड़ों साल पहले की प्राचीन कहानियां हैं। कौन याद रखेगा? आर्य सुमेधा ने पूछा, पहाड़ के देवता के पास दुल्हन भेजने का वास्तव में क्या मतलब है? आप एक वास्तविक दुल्हन भेजते हैं? बिल्कुल सही। मोटा आदमी, शायद इसलिए कि उसके रिश्तेदार ने दुल्हन की पेशकश में भाग लिया था,
विवरण को अच्छी तरह से जानता था और उत्साहपूर्वक दुल्हन चयन प्रक्रिया, थूक उड़ाने का वर्णन किया। उन्हें उसकी जन्मतिथि और समय, उपस्थिति और स्वभाव के आधार पर उसका चयन करना था। उसे पहले से पूरे 1 साल तक उठाना पड़ा, अच्छे कपड़े पहनाए, सबसे अच्छा खाना खिलाया और उसके पैर जमीन को नहीं छू सके। और इसी तरह रोशनी ने पूछा, क्या ये दुल्हनें कभी पहाड़ के देवता से शादी करने के बाद अपने माता पिता और परिवार से मिलने लौटती हैं? इस सवाल पर मेज पर बैठे लोग अचानक चुप हो गए। एक पल के बाद मोटा आदमी अजीब तरह से हंसा और अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। एक बार जब वह पहाड़ के देवता की पत्नी बन जाती है तो वह पहाड़ के देवता की महिला होती है। रोशनी ने आगे कहा, पहाड़ के देवता की महिला के रूप में क्या उसे जहां चाहे वहां जाने में सक्षम नहीं होना चाहिए? चंद्ररतन पर्वत रतनपुरी शहर से ज्यादा दूर नहीं है, तो वह घर घूमने क्यों नहीं आती? ओह! मोटा आदमी कुछ घबरा गया। अगर वह वापस नहीं लौटना चाहती तो वह वापस नहीं आएगी। आप जैसी छोटी लड़की ऐसी चीजों के बारे में चिंता क्यों कर रही है? काव्या ने पूछा, क्या ये सभी पर्वत देवता दुल्हनें दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं? बेशक। कौन पहाड़ के देवता की महिला नहीं बनना चाहेगा? ओह! यदि आपको पहाड़ के देवता की महिला बनने के लिए कहा जाए तो आप भी तैयार होंगे, है ना? मोटा आदमी अब पूरी तरह से गुस्से में था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मुसीबत की तलाश है? उस मेज पर बैठे चारों आदमी अचानक खड़े हो गए। उनमें से एक लोहे की मीनार जितना लंबा और चौड़ा आदमी था। मकर सिंह ने एक हाथ पर अपनी ठुड्डी को टिका दिया, उन्हें देखा भी नहीं, जबकि उसका दूसरा अंगूठा तलवार के गार्ड के खिलाफ दबाया, जिससे उसे एक हल्का धक्का मिला। एक जिंग के साथ उसने 2 इंच चमचमाते स्टील ब्लेड को बाहर धकेल दिया जो एक ठंडी, तेज रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। पुरुषों के चेहरे बदल गए और वे वापस बैठ गए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, एक वेटर पर लहराते हुए उन्हें दूसरी मेज पर ले जाने के लिए, इन पागलों से जितना संभव हो उतना दूर। वेटर ने ग्राहकों को मुस्कुराते हुए शांत किया, उत्सुकता से उन्हें दूसरी मेज पर ले जाया और दोनों टेबल पर फलों की प्लेटें लाईं। आर्य सुमेधा ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, काव्या, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, है ना? वेटर, जो अपनी मेज पर फलों की एक प्लेट रख रहा था, बीच में हस्तक्षेप करने में मदद नहीं कर सका। सम्मानित मेहमानों, मेरी घुसपैठ को क्षमा करें। हम चंद्ररतन पर्वत पर वाला अत्यंत शक्तिशाली है। अतीत में कुछ योद्धाओं ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पहाड़ पर चढ़ गए और कोई भी कभी वापस नहीं आया। रतनपुरी शहर सैकड़ों वर्षों से दुल्हनों को भेजता आ रहा है। आप प्रतिष्ठित अतिथि अभी गुजर रहे हैं, इस मामले में अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मेरी विनम्र राय में इसमें शामिल न होना सबसे अच्छा है। क्या ऐसा है? काव्या ने अपनी तर्जनी को अपने वाइन कप के किनारे पर घुमाया और मुस्कुराई। चेतावनी के लिए धन्यवाद। हालांकि हमारे करुणा के मार्ग का केवल एक ही सिद्धांत है, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना। जब आर्य सुमेधा ने यह सुना तो उसका खून तुरंत उबल गया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। ठीक है, हम निश्चित रूप से शामिल हो रहे हैं। खाना खत्म करने के बाद मोटा आदमी संगीत सुनने चला गया। थिएटर में जाते समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका पीछा किया जा रहा है। उनके अनुयायी कोई और नहीं बल्कि सराय में मिले 4 पागल थे। मोटे आदमी का चेहरा बदल गया और वह दूर जाने लगा, उसकी मोटी हिचकिलाहट। हालांकि चारों ने कुछ ही कदमों में उसे पकड़ लिया और उसे पास की गली में खींच लिया। मोटे आदमी ने बार बार दया की भीख मांगी, बहुत सहयोग से अपना पैसा निकाला और उन्हें पेश किया। काव्या मुस्कुराई, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे पास आपके लिए बस कुछ प्रश्न हैं। अच्छे सर और देवियों, कृपया पूछें। मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं, बिना कुछ भी वापस पकड़े। इसके बाद समूह ने उनसे दुल्हन की भेंट से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे। दुल्हन कहाँ से प्रस्थान करेगी, कौन से अनुष्ठान शामिल थे, क्या सावधानियां मौजूद थीं, जुलूस में कितने लोग होंगे, किसे इस वर्ष की दुल्हन के रूप में चुना गया था, इत्यादि। मोटे आदमी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। एक विवरण ने काव्या का ध्यान खींचा। दुल्हन चयन प्रक्रिया के दौरान
वे दुल्हन की जन्मतिथि और समय को स्वीकृति लेने के लिए पर्वत देवता के मंदिर में ले जाते थे। पर्वत देवता की सहमति प्राप्त करने के बाद ही वे आधिकारिक तौर पर दुल्हन को दिव्य समाज में भेजेंगे। यह बहुत दिलचस्प था। अंत में काव्या ने मोटे आदमी को कुछ तांबे के सिक्के दिए और कहा, धन्यवाद, अपने लिए एक पेय खरीदो। इतना कहकर वे चारों चले गए। मोटे आदमी ने उनकी घटती आकृतियों को देखा, फिर अपनी हथेली में कुछ तांबे के सिक्कों को देखा। सिक्के चमकीले पीले और चमकदार थे, जैसे कि हाल ही में ढाला गया हो। चमकदार रूप से कंजूस, प्रभावशाली रूप से सस्ता। मोटे आदमी ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और खुद से बुदबुदाया, क्या वे पागल हैं? जब काव्या और उसके साथी सराय में लौटे तो उन्होंने पाया कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति ने सिटी लॉर्ड की हवेली का नौकर होने का दावा किया और सम्मानपूर्वक एक कॉलिंग कार्ड प्रस्तुत किया। काव्या ने इसे खोला और देखा कि यह भाई बहन राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी से था। इसलिए ये दोनों नगर स्वामी के परिवार से थे। भाई बहनों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए काव्या को यह आश्चर्यजनक लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया था। उन्होंने भोजन करने वालों के साथ विवाद के बारे में भी सुना होगा, खासकर जब से रतनपुरी शहर चंद्रवंशी परिवार का था। चू भाई बहनों ने पूछा कि क्या वे आने वाले दिनों में स्वतंत्र हैं, क्योंकि भाई बहन यात्रा करना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं और उन्हें रतनपुरी शहर के आसपास भी दिखाना चाहते हैं। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद, चूंकि उनके पास दुल्हन की पेशकश समारोह से पहले कई दिन थे, इसलिए उन्होंने पहले रतनपुरी शहर का पता लगाने का फैसला किया। तो काव्या ने जवाब भेजा कि वे कल उपलब्ध होंगे। नौकर को उत्तर मिला और सम्मानपूर्वक चला गया, जिसे और विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन चंद्रवंशी भाई बहन वादे के अनुसार पहुंचे। दोनों घोड़ों पर सवार थे। राजवीर चंद्रवंशी एक लंबे काले घोड़े पर और ईशानी चंद्रवंशी एक शुद्ध सफेद टट्टू पर। दोनों घोड़ों के सिर ओपन वर्क शुद्ध सोने के आभूषणों से सजे हुए थे। काले घोड़े के आभूषण में 2 ड्रैगन एक मोती पर लड़ते हुए दिखाई दिए, जबकि सफेद घोड़े की सुनहरी मछली को कमल के फूलों के बीच खेलते हुए चित्रित किया गया था। आज भाई बहन गार्ड नहीं लाए थे, केवल कुछ परिचारक घोड़ों को पकड़ने और उपहार ले जाने के लिए लाए थे। भाई बहन स्वाभाविक रूप से सुंदर और सुंदर थे और उनकी चमकदार पोशाक और भव्य तरीके ने राहगीरों की कई निगाहें खींची, लेकिन वे घूरने के आदी लग रहे थे और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ईशानी चंद्रवंशी ने अपना छोटा सा चेहरा नीचे रखा, जबकि राजवीर चंद्रवंशी ने अपने होठों पर एक वसंत जैसी मुस्कान पहनी थी। कुछ महिलाएं जो वहां से गुजरती थीं, इस युवा स्वामी पर सिर्फ एक नजर डालने के बाद शर्मा गईं। जब वे सराय में पहुंचे और सभी से मिले, तो चंद्रवंशी भाई बहनों को पहली बार काव्य के समूह के नाम पता चला। उनके विशिष्ट रूप और असाधारण व्यवहार से प्रभावित राजवीर चंद्रवंशी पहले से ही उनसे दोस्ती करना चाहते थे। अब वह उनसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। ईशानी चंद्रवंशी को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। आज उसने एक आसमानी नीले रंग की पोशाक में शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए थे। उसकी छाती पर एक सोने का ताला और हार पहना हुआ था और एक माणिक हेयरपिन, सभी चमकदार रूप से सुंदर थे। वह तब तक चुप रही जब तक कि राजवीर चंद्रवंशी ने उसे नहीं बुलाया। छोटी बहन, तुमने मुझसे घर पर क्या वादा किया था? तभी ईशानी चंद्रवंशी अनिच्छा से खड़ी हुई, काव्या के पास चली गई, थोड़ा कटसी की और कठोरता से कहा, मुझे कल के बारे में खेद है। काव्या उसके प्रति द्वेष कैसे रख सकती थी? वह मुस्कुराई और जवाब दिया, यह ठीक है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राजवीर चंद्रवंशी ने जल्दी से कहा, वह पहले से ही एक डॉक्टर को देख चुकी है और कुछ भी गंभीर नहीं है। काव्या ने मन ही मन सोचा, वास्तव में काफी लचीला। उसने अपनी आस्तीन से एक पेपर क्रेन ली, उसे ईशानी चंद्रवंशी को सौंप दिया और मुस्कुराई, मैं कल भी बहुत आवेगी थी। यह आपसे मेरी माफी है। ईशानी चंद्रवंशी ने मुंह थपथपाकर क्रेन को स्वीकार कर लिया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह की बात बहुत कपट लग रही थी। और कागज इतना खुरदरा था, जिससे यह और भी अधिक लापरवाह लग रहा था। काव्या जानती थी कि वह इसके मूल्य को नहीं पहचान सकती है और समझाया, इसे कहो, आत्मा के साथ अमर सारस, मेरे शब्दों को सुनो। आधा विश्वास करते हुए
ईशानी चंद्रवंशी ने निर्देश के अनुसार किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, पेपर क्रेन अचानक कांपने लगी, फिर धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए और वास्तव में उड़ गई। ईशानी चंद्रवंशी का मुंह खुल गया क्योंकि वह अविश्वास में क्रेन को देख रही थी। राजवीर चंद्रवंशी की आंखें भी आश्चर्य से भरी थीं। काव्या मुस्कुराई, आप इसे कुछ बता सकते हैं, और आपके काम पूरा होने के बाद आत्मा के साथ अमर क्रेन, मेरे शब्द सुनाओ। यह कहते समय एक व्यक्ति के बारे में सोचें और यह आपका संदेश उस व्यक्ति तक ले जाएगा। ईशानी चंद्रवंशी इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सारस से कहा, बड़े भाई, आज मैं एक अमर बहन से मिली। फिर काव्या के निर्देशों का पालन करते हुए उसने क्रेन को भेज दिया। क्रेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गई। ईशानी चंद्रवंशी ने खिड़की से बाहर झुककर देखा और जोर से कहा, यह वास्तव में उड़ गया, यह बड़े भाई को खोजने के लिए उड़ रहा है। काव्या मुस्कुराई, यह संदेश देने के बाद वापस आ जाएगा। एक क्रेन कुल मिलाकर 1000 ली उड़ा सकती है। वाह! इसके साथ ही ईशानी चंद्रवंशी और काव्या में पूरी तरह से सुलह हो गई। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और काव्या से उसके संप्रदाय के बारे में और अमर कैसे बने, इसके बारे में पूछते हुए बकबक करने लगी। काव्या को यह समझाना पड़ा कि वे अमर नहीं हैं और ये सिर्फ छोटी छोटी तरकीबें हैं। ईशानी चंद्रवंशी कुछ निराश हुई, लेकिन रोशनी को राक्षसों के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाते हुए सुनने के बाद वह जल्द ही फिर से उत्साहित हो गई। वह अपने भाई से कहीं ज्यादा बात करती थी। कुछ देर बैठने के बाद राजवीर चंद्रवंशी ने काव्या और उसके दोस्तों को रतनपुरी शहर में घूमने के लिए ले जाने का सुझाव दिया। ईशानी चंद्रवंशी ने पूछा, आप क्या करना चाहेंगी? रोशनी मुस्कुराई, पहले हमें बताओ, रतनपुरी शहर में करने के लिए कौन सी मजेदार चीजें हैं? करने के लिए बहुत सारी मजेदार चीजें हैं, मुर्गों की लड़ाई, डॉग फाइटिंग, क्रिकेट लड़ाई, संगीत, गाने और कहानी सुनाना, फूल, लालटेन और बगीचे देखना, गेंद, ताश और शिकार खेलना, चाय, शराब और धूप की सराहना करना, और यह भी। रोशनी ने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, अब और मत कहो। तुम मेरे आध्यात्मिक संकल्प को अस्थिर बना रहे हो। राजवीर चंद्रवंशी ने हंसते हुए कहा, क्या होगा कि हम पहले चाय और संगीत के लिए जाएं, फिर झील पर नाव की सवारी करें? हम बाद में अन्य काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जाने की जल्दी में नहीं हैं। मैं आपको चंद्रमा की प्रशंसा करने के लिए मध्य शरद ऋतु महोत्सव के लिए अपने घर आमंत्रित करने की भी उम्मीद कर रहा था। मिट्टम फेस्टिवल के नाम पर काव्या ने महसूस किया कि उसका दिल डूब गया है। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। चायघर सराय से ज्यादा दूर नहीं था। चंद्रवंशी भाई बहन अपने घोड़ों को सराय में छोड़ दिए और काव्या और अन्य लोगों के साथ चाय के घर चले गए। टी हाउस को एक सुंदर शास्त्रीय शैली में बनाया गया था, जिसमें आंगन में एक तालाब था जो कई बांस के पौधों से घिरा हुआ था। जैसा कि यह शरद ऋतु था, विभिन्न प्रकार के कई पॉटेड गुलदाउदी प्रदर्शित किए गए थे, जो सुंदरता और प्रतिभा में प्रतिस्पर्धा करते थे। कुछ ड्रैगन के पंजे की तरह अजीबोगरीब थे, कुछ बर्फ के गुच्छों की तरह प्यारे थे, और एक पौधे में 3 अलग अलग रंग के फूल भी थे। एक नौकर चाय के घर को सूचित करने के लिए आगे बढ़ा था, और अब एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण महिला ने 2 लड़कियों का ध्यान से स्वागत करने के लिए नेतृत्व किया। राजवीर चंद्रवंशी ने उन्हें लेडी धात्री कहा। काव्या ने सोचा कि यह नाम बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी इसे आसानी से माँ के रूप में गलत उच्चारण कर सकता है और उसे एक अवांछनीय लाभ दे सकता है। लेडी धात्री उन्हें एक निजी कमरे में ले गईं। कमरे को पाइन, सरू और आर्किड गमले के पौधों से सजाया गया था। फूलदानों में ताज़े फूलों की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न प्राचीन वस्तुओं को काली लकड़ी की अलमारियों पर प्रदर्शित किया गया था और 4 चित्रों को दीवार पर लटका दिया गया था। चित्रों में महिला ने अपने कपड़ों के चारों ओर बहते रिबन के साथ एक सुनहरा मुकुट पहना था। उसके पास एक पूर्ण फिगर और गरिमापूर्ण विशेषताएं थीं। उसने अपने हाथ में एक गोल, शुद्ध सफेद मोती पकड़ा हुआ था, जबकि बाढ़ से जलमग्न होने वाली भूमि को करुणा के साथ देख रहा था। यह प्रकाशनी थी। मध्य मैदानों के आम लोगों के बीच प्रकाशनी सबसे अधिक पूजा जाने वाली देवी थी। आम लोग अक्सर यह कहते हुए शपथ लेते थे, मैं देवी प्रकाशनी की कसम खाता हूं।
उनके सामने 4 चित्रों में बाढ़ को नियंत्रित करने वाली प्रकाशनी की पूरी कहानी को दर्शाया गया था, जो 20 साल पहले उसके दैवीय हस्तक्षेप की कहानी बताती थी। किंवदंती है कि उस साल 2 महीने तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी। भूमि भर में 48 मुख्य नदियों का जलस्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया और पूरा केंद्रीय मैदान एक विशाल आर्द्रभूमि बनने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में प्रकाशनी प्रकट हुई और बाढ़ को रोक दिया। यह क्यों कहा गया कि उसने बाढ़ को पकड़ा था? क्योंकि जिन लोगों ने स्थिति देखी थी, उनके अनुसार नदी का पानी किनारों से बहुत ऊपर उठ गया था, फिर भी बाढ़ में बिना गिरे पानी की दीवार की तरह खड़ा था। प्रकाशनी ने इसे तब तक पकड़े रखा जब तक कि पानी समुद्र में नहीं बह गया, जिससे तबाही को रोका जा सके। मकर सिंह चित्रों के सामने खड़े हो गए, उनकी सावधानीपूर्वक सराहना की और प्रशंसा की। उत्कृष्ट ब्रशवर्क। ईशानी चंद्रवंशी मुस्कुराई, उसकी छाती गर्व से फूल रही थी। मेरे सबसे बड़े भाई ने उन्हें चित्रित किया। आपका सबसे बड़ा भाई? हाँ, मेरा सबसे बड़ा भाई रतनपुरी शहर का वर्तमान नगर स्वामी है, राजवीर चंद्रवंशी ने कहा। बाद में जब हम पीने के लिए झील पर नौका विहार करने जाते हैं, तो आप उस बाढ़ के दौरान जल स्तर के निशान देख पाएंगे, साथ ही देवी प्रकाशनी द्वारा छोड़ी गई सुलेख भी देख पाएंगे। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है। रोशनी की आंखें चमक उठीं। वास्तव में मैंने पहले कभी किसी देवता द्वारा लिखते नहीं देखा। राजवीर चंद्रवंशी मुस्कुराए। आज आपको इसे देखने का मौका मिलेगा। वह वास्तव में मुस्कुराना पसंद करता था। लेडी धात्री, जो कि वह थी, ने देखा कि कैसे चंद्रवंशी परिवार की युवा स्वामी और महिला दोनों ने इन सुंदर युवकों और महिलाओं के प्रति वास्तविक मित्रता दिखाई। वह मुस्कुराई और बोली, यंग मास्टर, यंग मिस, मुझे डर है कि मुझे आज आपकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप क्या पीना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय मैं इन सम्मानित मेहमानों से पूछूंगा। वह मुस्कुराते हुए काव्या और अन्य लोगों की ओर मुड़ी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सम्मानित अतिथियों को कौन सी चाय चाहिए? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपके पास कौन सी अच्छी चाय है? जिसके बारे में बोलते हुए, मैंने हाल ही में 250 ग्राम डिवाइन आइसपर्ल चाय खरीदी है। मैंने इसे घर पर रखा और इसे पीने के लिए सहन नहीं कर सका। आज सुबह जब मैं उठा, तो चाय की पत्तियों वाले चीनी मिट्टी के बर्तन जार ने अचानक बिना किसी हवा के आवाज निकाली, एक झंकार की तरह खनखनाहट की। नौकरानी चौंक गई और जल्दी से मुझे सूचित करने आई। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत, इसका मतलब है कि विशिष्ट मेहमान आने वाले थे और मेरी चाय की पत्तियां अब छिपी नहीं रह सकती थीं। उसकी बातों पर हर कोई हंस पड़ा। ईशानी चंद्रवंशी ने कहा, तो जल्दी ले आओ। लेडी धात्री ने एक युवा नौकरानी को दिव्य आइसपर्ल चाय लाने के लिए बुलाया। वह व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए चाय बनाती थी, जबकि छोटी नौकरानियां लगातार 10 से अधिक प्रकार की मिठाइयां लाती थीं। चाय बनाने के बाद लेडी धात्री ने जेड स्क्रीन को नीचे करते हुए चतुराई से पीछे हट गईं और कई महिलाओं को स्क्रीन के पीछे जिथर और बांसुरी बजाने के लिए प्रेरित किया। डिवाइन स्नो पर्ल 10 प्रसिद्ध चायों में से एक था, जो डिवाइन माउंटेन की एक खड़ी पहाड़ी पर उत्पादित किया गया था। प्रसंस्करण के बाद चाय की पत्तियों ने पीले सोयाबीन के आकार के बारे में छोटे गोल छर्रों का निर्माण किया, जिसकी सतह पर सफेद रंग की एक पतली परत होती है, इसलिए इसका नाम स्नो पर्ल पड़ा। दिव्य स्नो पर्ल में एक सुगंधित सुगंध थी। इसका स्वाद पहले थोड़ा कड़वा था, लेकिन बाद में एक मीठा स्वाद छोड़ गया। जैसे ही यह गले तक पहुंचा, यह बेहद ताजगी महसूस कर रहा था। कुछ घूंट के बाद कोई स्पष्ट और पुनर्जीवित महसूस करता है, जब मधुर संगीत सुनते हुए नाजुक और मीठे डेसर्ट के साथ जोड़ा जाता है। रोशनी ने संतोष से आह भरी और बुदबुदाया, इतने अच्छे जीवन के साथ दाव की खेती करने की जहमत क्यों उठाई जाए? जैसे ही उन्होंने चाय पी और बातचीत की, उन्होंने स्वाभाविक रूप से 10 प्रसिद्ध चाय पर चर्चा करना शुरू कर दिया। 10 प्रसिद्ध चाय में से राजवीर चंद्रवंशी ने केवल 5 या 6 चाय चखी थीं, और जब दूसरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कोशिश नहीं की थी, तो वह उन्हें चखने के लिए उत्सुक महसूस किए बिना नहीं रह सके। आर्य सुमेधा ने कहा, मैंने उन सभी को आजमाया है। वे बस ऐसे ही हैं। चाय पीते समय महत्वपूर्ण यह नहीं है कि चाय का स्वाद कितना अच्छा है,
बल्कि इसे पीते समय आपकी मनस्थिति है और यह भी कि आप किसके साथ पी रहे हैं। उसके बोलने के बाद उसने देखा कि हर कोई चुपचाप उसे घूर रहा था। माहौल कुछ अजीब हो गया। आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ईशानी चंद्रवंशी ने अविश्वास में फिर से पूछा, आपने सभी 10 प्रसिद्ध चाय की कोशिश की है? हाँ, इसके बारे में क्या? 10 प्रसिद्ध चायों में से कई शाही श्रद्धांजलि हैं। अन्य लोगों को उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, यहां तक कि शाही श्रद्धांजलि चाय को कुछ चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यदि आप पैसे खर्च करने के इच्छुक हैं। यह कहते हुए आर्य सुमेधा थोड़ी असहज दिखाई दी, जल्दी से विषय बदल दिया। लेकिन इस दुनिया में एक चाय है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, चाहे आपके पास कितना भी हो। हालांकि उनका विषय परिवर्तन अचानक था, फिर भी ईशानी चंद्रवंशी उत्सुक थी। कौन सी चाय? हमें इसके बारे में बताएं। आर्य सुमेधा मुस्कुराते हुए कहा, फॉर सीजन्स टी प्ले में 4 मौसमी चाय रिकॉर्ड हैं। वसंत की क्लियर पीच चाय, गर्मियों की एम्ब्रेसिंग लोटस टी, शरद ऋतु की गुलदाउदी प्ले टी और विंटर स्नो प्लम टी। इनमें से क्लियर पीच, गुलदाउदी प्ले और स्नो प्लम सभी को स्टोर किया जा सकता है, इसलिए आप उन्हें बिना मौसम के भी पी सकते हैं। केवल गले लगाने वाली कमल की चाय ही विशेष रूप से उपलब्ध होती है जब गर्मियों में कमल के फूल खिलते हैं। यदि आप इसे शरद ऋतु में पीना चाहते हैं तो आप इसे खरीद नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। क्या आप यह नहीं कहेंगे कि यह इसे अमूल्य बनाता है? रोशनी ने पूछा, लोटस टी को गले लगाना क्या है? शाम के समय चाय की पत्तियों को कमल के फूलों के पुंकेसर में रखा जाता है। रात में कमल के फूल बंद हो जाते हैं और चाय की पत्तियों को रात भर फूल की खुशबू से भर दिया जाता है। उन्हें अगली सुबह बाहर ले जाया जाता है। जब आप इसे पीते हैं तो चाय और फूलों की सुगंध आपस में जुड़ जाती है, जैसे कि आप कमल के खेत में घूम रहे हों और कमल से गले लगाकर सो रहे हों, इसलिए इसका नाम एम्ब्रेसिंग लोटस टी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह रात में गले लगाने वाली कमल की पंखुड़ियों को संदर्भित करता है। लोटस टी को गले लगाने से इसका सेवन उस दिन सबसे अच्छा किया जाता है जिस दिन इसे बनाया जाता है। समय बीतने के साथ यह अपना स्वाद खो देता है। काव्या ने फूलों और चाय की संयुक्त सुगंध की कल्पना की और लालसा की भावना महसूस की। उसने सोचा कि क्या मकर सिंह को चाय के कलश में दफनाने से भी यही असर होगा। उसे लगा कि उसके बारे में यह विचार थोड़ा सा था, ओह, अशोभनीय। चाय भरने के बाद वे दोपहर में जेड रिंग लेक पर नौका विहार करने गए और वहां दोपहर का भोजन भी किया। जेड रिंग लेक के बीच में एक द्वीप था। जब ऊपर से देखा जाता है तो झील के पानी ने एक वलय का आकार बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा। चित्रित नाव चंद्रवंशी परिवार की थी। इसके 2 स्तर थे और यह काफी बड़ा था। जब तक काव्या और अन्य लोग पहुंचे तब तक नाव पर वाइन और व्यंजन तैयार किए जा चुके थे, साथ ही नाचने और गाने वाली लड़कियों का एक समूह भी था। सभी मधुर आवाजों और सुंदर नृत्य आंदोलनों के साथ बहुत सुंदर थे। रोशनी ने कहा कि उन्हें अचानक समझ में आ गया कि अक्षम सम्राटों को अदालत में जाना क्यों पसंद नहीं है। अगर यह उसकी होती तो वह भी इसे पसंद नहीं करती। ओरियोल जैसे गायन के बीच काव्या ने कप के बाद कप पिया। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा गर्मी से लाल हो गया। वह खड़ी हो गई और केबिन के बाहर चली गई, लाल रेलिंग के खिलाफ झुक गई, किनारे पर पैदल चलने वालों को देख रही थी। आज मौसम उज्ज्वल और सुहावना था और कई लोग अपने परिवारों को आनंद लेने के लिए बाहर ले आए थे। जेड रिंग लेक की सतह कई क्षयकारी शरद ऋतु कमल के पत्तों से ढकी हुई थी, जिसके नीचे कभी कभी जंगली बत्तखों या मंदारिन बत्तखों के सिलहूट दिखाई देते थे। किनारे पर लोगों ने बत्तखों को चिढ़ाने के लिए उन्हें चिढ़ाने के लिए चीजें फेंकीं। जब बत्तखें चौंक गईं तो खुशी से हंस पड़े। कैंडिड हॉज और भुने हुए बीज बेचने वाले विक्रेता भी थे जो हमेशा बच्चों के समूहों से घिरे रहते थे। इस दृश्य को देखकर ही यह एक शांतिपूर्ण शहर जैसा लगा। मकर सिंह उसकी तरफ चला गया, एक हाथ से रेलिंग पर झुक गया, उसका सामना कर रहा था और पूछा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं सोच रहा था। काव्या ने कमल के पत्तों और कमल के बीज की फली को देखा जो झील की सतह से साफ नहीं हुए थे, धीरे से आह भरते हुए कि मुझे इस साल गले लगाने वाली कमल की चाय का स्वाद नहीं मिला, जो अफसोस की बात है।
मुझे इसे अगले साल आजमाना चाहिए। क्या आप इसे चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। हम? काव्या को उसका अर्थ समझ में नहीं आया और उसने उसकी ओर देखा। वह कुछ हद तक नशे में था, उसकी टकटकी में मुस्कान का संकेत था, चुपचाप उसे देख रहा था जैसे कि वह वास्तव में उससे पूछ रहा हो। इससे वह कुछ हैरान महसूस कर रही थी। यहां तक कि अगर मैं इसे चाहता हूं, तो क्या? उसने कहा, यह सोचकर कि वह वास्तव में किसी को चाय के कलश में दफन नहीं कर सकती है। यदि आप इसे चाहते हैं। वह फिर मुस्कुराया। काव्या ने बेबसी से सिर हिलाया। मकर, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमको कितना पीना पड़ा है? लेकिन मकर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली ऊपर की ओर थी, उसकी टकटकी उसकी हथेली पर टिकी हुई थी क्योंकि उसने धीरे धीरे शक्ति एकत्र की थी। जल्द ही उसकी हथेली की रेखाओं से धीरे धीरे कुछ हल्के धब्बे उठ गए। प्रकाश के धब्बे अधिक संख्या में बढ़ते गए, अंततः एक अंगूठे के आकार के चमकदार गोली में इकट्ठा हो गए। गोली फुर्ती से उसकी उंगलियों पर कूद गई। उसने अपनी उंगली मोड़ी और गोली को झील के पानी में फेंक दिया। यह समुद्र में गिरने वाले एक छोटे से सफेद तारे की तरह था। गोली बिना किसी छींटे के पानी की सतह में प्रवेश कर गई। एक क्षण बाद एक अदृश्य शक्ति फैल गई। राज भाई, जल्दी से देखो, देख के दूसरे छोर से ईशानी चंद्रवंशी की चीख आई। झील की सतह पर पहले से सड़ने वाले कमल के पत्ते अपनी जीवन शक्ति हासिल करने के लिए लग रहे थे और नए कमल के पत्ते एक दृश्य गति से विस्तारित और खुल गए। फिर कलियां तेजी से बढ़ी, आकार लें, खिल्ली और हिलने लगीं। लाल सुंदरियों की तरह, गुलाबी वाले युवा लड़कियों की तरह, सफेद लोगों को अमर की तरह। एक फूल दूसरे के बगल में, एक पैच दूसरे से जुड़ता है। इस स्पष्ट शरद ऋतु के दिन उन्होंने फूलों का एक विशाल समुद्र बनाया जो इस मौसम से संबंधित नहीं था। शरद ऋतु की हवा कमल के फूलों की अनूठी खुशबू लेकर आई और किनारे और नाव दोनों पर लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विस्मयादिबोधक चीख, हंगामा, अज्ञात के कारण घबराहट, श्रद्धा में घुटने टेकना, भावनाओं से रोना, विभिन्न जटिल प्रतिक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। काव्या झील की सतह को एकटक देखती रही। उसने कभी भी इतने प्रचुर मात्रा में कमल के फूल नहीं देखे थे, इतने प्रचुर मात्रा में कि उन्हें भीड़ के रूप में भी वर्णित किया जा सकता था। उसके कान में मकर सिंह की मुस्कुराती हुई आवाज आई। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। काव्या को स्वाभाविक रूप से फूल पसंद थे। फूल किसे पसंद नहीं होंगे, खासकर इतने सुंदर फूल। हालांकि उसने सोचा कि मकर सिंह नशे में होगा, अन्यथा अपने व्यक्तित्व के साथ वह इतना तेज तरार कुछ नहीं करता। नाव हिल गई और मकर सिंह का शरीर उसके साथ हिल गया। इस डर से कि वह सिर के बल पानी में गिर सकता है, काव्या उसे स्थिर करने के लिए आगे बढ़ी। तभी वह अपना हाथ भी उठा ले, वह अपनी बाह को पकड़ने से चूक गई और इसके बजाय उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। मकर सिंह अचानक शांत हो गया। चलो वापस चलते हैं, काव्या ने उसे अपने साथ खींचते हुए कहा। डर से कि वह हिल सकता है और पानी में गिर सकता है, उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नाचती और गाती लड़कियां नाव के किनारे कमल के फूलों को निहारती थीं, बत्तखों के झुंड की तरह बकबक कर रही थीं, जिनके नीचे अभी भी बिना जूते थे। आर्य सुमेधा राजवीर चंद्रवंशी के साथ उसके कंधे पर हाथ डालकर चुलबुली कर रही थी। कुछ देर उनकी बात सुनने के बाद राजवीर चंद्रवंशी ने अचानक पूछा, आर्य, वर्तमान प्रधानमंत्री का उपनाम सुमेधा भी है। क्या आपकी सुमेधा परिवार शाखा का संबंध प्रधानमंत्री के सुमेधा परिवार से है? मुझे ऐसा लगता है। हम हैं दूर के रिश्तेदार। हाँ, दूर के रिश्तेदार। राजवीर चंद्रवंशी मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने जानकार हैं। आनंद नौका के दूसरी तरफ रोशनी और ईशानी चंद्रवंशी बहस कर रहे थे। रोशनी, ये कमल के फूल मेरी बड़ी बहन के लिए खिले हैं। मेरी बड़ी बहन इस नाव पर है। ईशानी चंद्रवंशी, ये फूल मेरे बड़े भाई के लिए खिले हैं। मेरा बड़ा भाई रतनपुरी शहर का स्वामी है, पूरा शहर उसका है और कमल के फूलों को भी उसकी बात माननी चाहिए। रोशनी, बकवास, मेरी बड़ी बहन तुम्हारे बड़े भाई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरा बड़ा भाई शक्तिशाली है,
वह साहित्यिक और मार्शल आर्ट दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। मेरी बड़ी बहन शक्तिशाली है, उसने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से काम किया है। मेरे बड़े भाई की सुंदरता दुनिया में बेजोड़ है। मेरी बड़ी बहन की सुंदरता अद्वितीय है। मेरे बड़े भाई ने सिर्फ एक चाकू से अकेले राष्ट्रीय संकट का सामना किया। मेरी बड़ी बहन ने एक ही तलवार से राक्षसों की भीड़ को साफ कर दिया। काव्या इतनी शर्मिंदा थी कि वह अपना चेहरा ढकना चाहती थी। उसने उन्हें न जानने का नाटक किया और जल्दी से मकर सिंह को केबिन में मदद की, उनसे बचना। रेलिंग के पास छोटी बत्तख जैसी लड़कियां हंसती और खेलती रहीं। देखो, एक जुड़वा कमल है। वहां एक और है। मैं भी एक देखता हूं। क्या जुड़वा कमल बहुत दुर्लभ नहीं है? हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन आज बहुत सारे हैं। अमर नश्वर दुनिया में उतरे होंगे। जल्दी, एक इच्छा करो, है। काव्या ने सोचा कि मकर सिंह के पास वास्तव में अच्छा शराब पीने का शिष्टाचार है। वह कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खुद को उसके नेतृत्व में जाने की अनुमति दे रहा था। जब उसने उसे बैठने के लिए कहा, तो वह बैठ गया और बैठने के बाद उसने उसे देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर झुका लिया। उसकी आंखें, जो अब हमेशा की तरह शांत नहीं थीं, अब रोशनी से चमक रही थीं। उसकी पुतलियों ने उसकी हरकतों का अनुसरण किया, उसकी टकटकी लगातार उस पर नजर रख रही थी। काव्या ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी उसकी घुटने के नीचे कस गई है। उसने खुद स्वीकार किया कि वह अभी तक संत के दायरे तक नहीं पहुंची है। वह सुंदर था, अच्छी खुशबू आ रही थी, और अब उसे उन आंखों से देख रहा था, इसे संभालना लगभग बहुत अधिक था। उसने उसे एक कटोरी चाय डाली, उसे सौंप दी और फिर जाने के लिए मुड़ी। केबिन से बाहर निकलने के बाद काव्या ने राजवीर चंद्रवंशी को डेक पर देखा। उसने माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि 20 साल की डोंट नो द ईयर वाइन का इतना मजबूत प्रभाव होगा। कोई बात नहीं, वह जल्दी से शांत हो जाएगा। मैं अभी भाई आर्य के साथ चर्चा कर रहा था, सराय काफी असुविधाजनक है। आप सब हमारे आवास पर क्यों नहीं रुकते? प्रभु की हवेली बहुत विशाल है, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप प्रभु की हवेली में उचित देखभाल करें। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस तरह की देखभाल की जाती है, लेकिन इससे काव्या को कुछ और याद आ गया। वास्तव में कोई है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। इसके बाद उसने उसे देवयानी की स्थिति के बारे में बताया। पैसे के साथ एक विधवा माँ एक बच्चे की तरह थी जो एक व्यस्त बाजार में सोना ले जाती है, जो आसानी से गलत इरादों वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है। सिटी लॉर्ड के समर्थन से उसका जीवन आसान होना चाहिए। सुनने के बाद राजवीर चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी बात। फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। वह रतनपुरी शहर की नागरिक हैं, और चंद्रवंशी परिवार के हम लोगों को रतनपुरी शहर के नागरिकों का समर्थन प्राप्त है। सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। उसके शब्दों ने काव्या को आश्चर्यचकित कर दिया, और उसने उसकी प्रशंसा की दृष्टि से देखा। राजवीर चंद्रवंशी शर्मा गए और दूर हो गए। उनकी नज़र झील की सतह पर एक जुड़वा कमल पर पड़ी। काव्या को लगा कि कोई पीछे से देख रहा है, और उसने पीछे मुड़कर देखा। मकर सिंह खिड़की के खिलाफ झुक रहा था, उसका हाथ नक्काशीदार फूलों के पैटर्न वाली खिड़की पर टिका हुआ था। उसकी ठुड्डी का समर्थन करते हुए वह खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसके बालों का रिबन ढीला हो गया था, और उसके घने काले बाल उसके कंधे पर काले झरने की तरह गिर गए थे। चांदसफेद नरम रिबन उसके चेहरे के किनारे के खिलाफ ब्रश करता है, हवा में थोड़ा फड़फड़ाता है, जैसे एक उंगली उसके जेड जैसे चेहरे को सहलाती है। जैसे ही काव्या ने मुड़ा और सोचा कि उसका वर्तमान पहनावा थोड़ा सादा था और उसके चेहरे से मेल नहीं खाता था, वह आगे नहीं बोली, चुपचाप झील द्वीप पर दृश्यों को देख रही थी। झील का द्वीप घरों से ढका हुआ था, गुलाबी दीवारें और गहरे भूरे रंग की टाइलें, जो विभिन्न ऊंचाइयों पर व्यवस्थित थीं। द्वीप में सब्जियां उगाईं, मुर्गी पालन किया गया और कई फलों के पेड़ थे। उनमें से एक खुरमा का पेड़ विशेष रूप से लंबा था। वर्ष के इस समय में पेड़ आगलाल खुरमा से भरा हुआ था, जैसे हजारों छोटे लालटेन धीरे से नीचे के घरों को ढक रहे थे। जैसे ही आनंद नाव झील के द्वीप से गुजरी,
वह रुकी नहीं, बल्कि जेड रिंग झील के दूसरी तरफ जारी रही। दूसरी तरफ लगभग 100 झांग लंबी एक पत्थर की चट्टान थी। चट्टान हरी भरी लताओं से लिपटी हुई थी और इसका आधार काई से ढका हुआ था। चट्टान के बीच में लगभग 5 या 6 घन चौड़ी और 10 झांग से अधिक लंबी एक लाल नक्काशी थी, जिसके बगल में लाल शिलालेख थे। राजवीर चंद्रवंशी ने नक्काशी की ओर इशारा करते हुए समझाया, यह दर्शाता है कि 20 साल पहले आई भीषण बाढ़ के दौरान पानी कितना ऊंचा हो गया था। आर्य सुमेधा ने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, मुझे लगता है कि इसके बगल के शिलालेखों में इस बात का विवरण दर्ज है कि प्रकाशनी ने बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया। हाँ, जब नाव करीब आएगी तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। राजवीर चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आर्य, काव्या, चट्टान के दक्षिण पूर्व कोने को देखो। आर्य सुमेधा ने अपनी आंखें छाया दी और एक पल के लिए देखा, फिर मुस्कुराई। मैं इसे देखता हूं। यह देव ज्योति की सुलेख होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने चट्टान के शीर्ष के पास दक्षिण पूर्व कोने की ओर इशारा किया, जहां 2 बड़े पात्रों को उकेरा गया था और सिनेबार से रंगा हुआ था। स्ट्रोक सुंदर और अनर्गल थे, नक्काशी तेज और यहां तक कि एक सांस में की गई, जैसे कि किसी ने सीधे तलवार से चट्टान पर लिखा हो। यह सामान्य चट्टान शिलालेखों से काफी अलग था। काव्या ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसने इशारा किया था। बस एक नजर से उसका दिमाग गड़गड़ाहट की तरह फट गया। वह जमी हुई खड़ी थी, उसकी त्वचा अनजाने में रोंगटे खड़े हो गई थी। आर्य सुमेधा ने काव्या की चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया, वास्तव में वह खुद काफी अजीब महसूस कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाशनी की सुलेख में केवल 2 पात्र हैं और वह उनमें से एक को भी नहीं पहचान सका, जो शर्मनाक था। उसे पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन वह अनपढ़ भी नहीं था। क्या स्वर्गेश? राजवीर, उस चरित्र का उच्चारण कैसे किया जाता है? आर्य सुमेधा ने पूछा। राजवीर चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वर्गेश है। इस चरित्र की लेखन शैली वास्तव में विशेष है। जो लोग रतनपुरी शहर से नहीं हैं, वे शायद इसे पहचान नहीं पाएंगे। जब महान देवता ज्ञानदेव ने पात्रों का निर्माण किया, तो स्क्रिप्ट को अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने से पहले कई बदलावों से गुजरना पड़ा। कोई नहीं जानता कि मूल स्क्रिप्ट कैसी दिखती थी। देवी प्रकाशनी एक प्राचीन देवता थीं, इसलिए उन्होंने मूल लिपि का उपयोग किया होगा। स्वर्गेश, स्वर्गे। तो सम्राट जाकुं की शब्दहीन पुस्तक में वह चरित्र स्वर्गेश जीत था। काव्या ने स्वर्गेश के चरित्र को एकटक देखा, उसकी भावनाएं बढ़ रही थी। इतने लंबे समय तक उलझन में रहने के बाद आखिरकार उसके पास जवाब था। वह एक ही समय में जोर से हंसना और रोना चाहती थी। वह कैसे चाहती थी कि वह इस खुशखबरी को अपने मालिक के साथ, रोशनी के साथ, मकर और आर्या के साथ साझा कर सके। लेकिन वह नहीं कर सकी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह विशाल रहस्य 1 दशक से अधिक समय तक उनके साथ था। पहले वह स्वर्गीय दंड के डर से चुप रहती थी, लेकिन अब इसमें उसके मालिक का जीवन और मृत्यु शामिल है। वह कोई असामान्य प्रतिक्रिया भी नहीं दिखा सकी। अत्यधिक उत्तेजना, फिर भी अत्यधिक दमन। अत्यधिक परमानंद, फिर भी अत्यधिक अकेलापन। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे वह उग्र हवाओं और उग्र लहरों के साथ एक गहरा समुद्र रखता है। फिर भी उसका चेहरा बेहद शांत रहा, एक दयालु मूर्तिकला की तरह शांत। आर्य सुमेधा चट्टान के शिलालेख पर और टिप्पणी करना चाहता था और शायद अनपढ़ होने की शर्म को दूर करने के लिए एक कविता लिखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने देखा कि काव्या मुड़ गई थी और केबिन में प्रवेश कर गई थी। काव्या? काव्या? मैं थक गया हूं। कुछ आराम की जरूरत है, काव्या ने सख्ती से जवाब दिया। ओह! काव्या रोशनी और ईशानी चंद्रवंशी के पास से गुजरते ही वे बहस नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रकाशनी की सुलेख को देखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। ईशानी चंद्रवंशी रोशनी को स्पष्ट रूप से बता रही थी कि कैसे प्रकाशनी ने उन 2 पात्रों को लिखा था, जैसे कि उन्होंने खुद इसे देखा हो। काव्या ने रोशनी का सिर हिलाया और फिर केबिन में चली गई। मकर सिंह को लगा कि काव्या के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी, उसकी आंखें असामान्य रूप से उज्ज्वल थीं और वह सामान्य से अधिक तेजी से सांस ले रही थी।
मकर सिंह ने एक कप चाय डाली और उसे दे दी। काव्या का दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। उसने चाय ली और एक घूंट में गिरा दी। क्योंकि वह इतनी जोर से पी रही थी, उसके मुंह के कोने से चाय की एक बूंद निकल गई, उसकी ठुड्डी से नीचे बह रही थी और उसकी लंबी, निष्पक्ष गर्दन के साथ नमी की एक पतली रेखा का पता लगा रही थी। मकर सिंह की निगाहें उस चमकती पगडंडी पर घूम गईं क्योंकि वह उसका खाली चाय का प्याला ले रहा था। इतनी सरल क्रिया में भी उन्होंने गरिमा और लालित्य का परिचय दिया। क्या गलत है? उसने धीरे से चाय का प्याला नीचे रखते हुए पूछा। मकर, मम, मैं आज बहुत खुश हूं। मकर सिंह मुस्कुराया। खुश रहना अच्छा है। मकर, मम, मैं तुम्हें कपड़ों का एक नया सेट देता हूं। मकर सिंह ने उत्सुकता से पूछा, मुझे अचानक कपड़े क्यों दे दो? मैंने तुमसे कहा था मैं आज खुश हूं। मकर सिंह कुछ हैरान थे। क्या दूसरों के लिए चीजें खरीदना खुशी व्यक्त करने का उसका तरीका था? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास हमेशा पैसे की कमी थी, उसे अक्सर खुश रहना चाहिए। वह मुस्कुराया, ठीक है। बाद में वे हंसे और पिचपॉट और बैकगैमन खेले। ईशानी चंद्रवंशी ने कमल के फूल लेने के लिए एक छोटी नाव भी नीचे की थी। समूह लौटने से पहले शाम तक खेला। तब तक डूबता सूरज पानी में फैल गया, शरद ऋतु की हवा सरसराहट कर रही थी और चित्रित नाव घने कमल के गुच्छों के माध्यम से यात्रा कर रही थी। जब वे किनारे पर लौटे तो नाव पर सवार सभी लोगों के लिए शराब खराब हो गई थी। वापस जाते समय मकर सिंह ने सड़क के किनारे मूर्ख भिखारी का उल्लेख किया। ईशानी चंद्रवंशी ने खुलकर कहा, रतनपुरी शहर में वाकई कई मूर्ख हैं। हर साल कई सौ और दिखाई देते हैं। मुझे संदेह है एक हर दिन दिखाई देता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल लगभग 300 और दिखाई देते हैं। फैलाओ, यह प्रतिदिन लगभग एक है ना? आर्य सुमेधा ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि हर साल 300 और दिखाई देते हैं? क्योंकि मेरे राजभाई ने गोल्डन माउंटेन हॉल खोला। राजवीर चंद्रवंशी बोले, छोटी बहन, यह बात क्यों उठाई? ईशानी चंद्रवंशी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर मुस्कुराई, राजभाई, क्या आप शर्मिंदा हैं? राजवीर चंद्रवंशी का चेहरा वाकई लाल हो गया। रोशनी ने उत्सुकता से पूछा, गोल्डन माउंटेन हॉल क्या है? एक चैरिटी हॉल। हाँ, ईशानी चंद्रवंशी समझाने के लिए आगे बढ़ी। गोल्डन माउंटेन हॉल एक चैरिटी हाउस था जिसे राजवीर चंद्रवंशी ने अपने निजी पैसे से खोला था। मानसिक रूप से विकलांग सदस्यों वाले परिवार उन्हें गोल्डन माउंटेन हॉल में पंजीकृत कर सकते हैं और विकलांग व्यक्ति के लिए आवश्यक वार्षिक स्वास्थ्य जांच के साथ मासिक भोजन आवंटन प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी लाभ होगा, वहां ऐसे लोग होंगे जो खामियों का फायदा उठाना चाहते हैं। लगभग हर दिन लोग भोजन को घोटाले में डालने के लिए मानसिक रूप से विकलांग होने का नाटक करते थे। गोल्डन माउंटेन हॉल के कर्मचारियों ने अपने दिन वास्तव में विकलांग और दिखावा करने वालों के बीच अंतर करने के तरीके तैयार करने में बिताए। इस उद्देश्य के लिए ईशानी चंद्रवंशी ने अपने राजभाई को चुटकुले इकट्ठा करने में मदद की थी। दिखावा करने वाले अक्सर खुद को उजागर करते हुए चुटकुलों पर हंसने से खुद को अलग नहीं कर पाते थे। प्रारंभ में गोल्डन माउंटेन हॉल ने एक विकलांग व्यक्ति की सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान किया, लेकिन राजवीर चंद्रवंशी को जल्द ही पता चला कि यह काम नहीं कर रहा था। कुछ लोग इन राशनों के लालसा में इतने आगे बढ़ गए कि जानबूझकर अपने परिवार के सदस्यों को अक्षम कर दिया। दूसरों ने कहीं और से लोगों को खरीदा, उन्हें अपने घरों में पंजीकृत किया, फिर उन्हें भोजन राशन का दावा करने में अक्षम करने के तरीके खोजे। भोजन लेने के बाद ये लोग आमतौर पर इसे सीधे बेचते थे। विकलांग परिवार के सदस्यों को खिलाने के लिए सस्ते मोटे अनाज पर एक छोटा सा हिस्सा खर्च करते हुए अधिकांश पैसा खुद पर खर्च करते थे। बस उन्हें भूख से मरने से बचाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन कभी भी पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये विकलांग लोग सूअरों से भी बदतर रहते थे। आखिरकार लोग सूअरों को भूखा नहीं रखेंगे अगर वे मोटे सूअरों को चाहते हैं। जब राजवीर चंद्रवंशी को इस बात का पता चला तो वह व्यथित हो गए, लेकिन उन्होंने गोल्डन माउंटेन हॉल को बंद नहीं किया। उन्होंने बस भोजन की आपूर्ति को आधा कर दिया और चावल में कुछ रेत मिलाई। भले ही
इसने अभी भी वास्तव में जरूरतमंद लोगों के लिए बोझ को कम करने में कुछ हद तक मदद की। यह सुनने के बाद काव्या राजवीर चंद्रवंशी को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखों में प्रशंसा दिखाई दे रही थी। राजवीर चंद्रवंशी का चेहरा और लाल हो गया। आर्य सुमेधा ने कहा, भाई चंद्रवंशी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। तुमने सच्ची परोपकार प्राप्त की है। राजवीर चंद्रवंशी ने आह भरते हुए सिर हिलाया। दुर्भाग्य से कुछ परिवार, जब यह पता चलता है कि परिवार का कोई सदस्य विकलांग है, तो वे जंगली जानवरों को खिलाने या उन्हें चंद्ररतन नदी में डुबो देने के लिए पहाड़ों में फेंक देते हैं। काव्या सोच में खोई हुई एकटक देखती रही। मकर सिंह ने पूछा, क्या रतनपुरी शहर के लोगों ने कभी इस समस्या को इसके स्रोत पर हल करने के बारे में नहीं सोचा? राजवीर चंद्रवंशी ने कहा, इसे कैसे हल किया जाए? उनकी मानसिक विकलांगता का कारण ढूंढकर। आपका मतलब पहाड़ के देवता से है? राजवीर चंद्रवंशी ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो हमारे पूर्वजों ने चंद्ररतन पर्वत की जांच के लिए खेती के साथ दाववादियों को भेजने की कई बार कोशिश की, लेकिन बाद में उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। काव्या होश में आई और पूछा, क्या आपके पूर्वजों ने कभी यह देखने की कोशिश की है कि अगर वे पर्वत देवता के पास दुल्हनों को नहीं भेजते हैं तो क्या होगा? ईशानी चंद्रवंशी ने बीच में कहा, पर्वत देवता के पास दुल्हनों को भेजना हमारे पूर्वजों द्वारा तय नहीं किया गया था। यह प्रथा चंद्रवंशी परिवार के रतनपुरी शहर में आने से पहले से मौजूद थी। इसकी सटीक उत्पत्ति समय के साथ खो जाती है। हमारे चू पूर्वजों ने एक बार दिव्य समाज को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। वे वही हैं जो दुल्हन भेजने का आयोजन करते हैं, लेकिन हालांकि दिव्य समाज सहमत दिखाई दिया, उन्होंने गुप्त रूप से अभ्यास जारी रखा और हमारे पूर्वज इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। राजवीर चंद्रवंशी ने आगे कहा, हालांकि आपने पूछा कि अगर हम पर्वत देवता के पास दुल्हनों को नहीं भेजते हैं तो क्या होगा। इतिहास में वास्तव में ऐसा ही एक उदाहरण था। मैंने इसके बारे में चंद्रवंशी परिवार के अभिलेखागार में पढ़ा। 270 से अधिक साल पहले पर्वत देवता की दुल्हन के रूप में चुनी गई एक महिला पर्वत देवता से शादी नहीं करना चाहती थी और समारोह से एक रात पहले खुद को फांसी लगा ली। उस वर्ष दुल्हन भेजने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आप सभी ने परिणाम देखा है। आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या परिणाम? मैंने कुछ नहीं देखा। पर्वत देवता का अपमान करना। आर्य सुमेधा ने कहा, भाई चंद्रवंशी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। तुमने सच्ची परोपकार प्राप्त की है। राजवीर चंद्रवंशी ने आह भरते हुए सिर हिलाया। दुर्भाग्य से कुछ परिवार, जब यह पता चलता है कि परिवार का कोई सदस्य विकलांग है, तो वे जंगली जानवरों को खिलाने या उन्हें चंद्ररतन नदी में डुबो देने के लिए पहाड़ों में फेंक देते हैं। काव्या सोच में खोई हुई एकटक देखती रही। मकर सिंह ने पूछा, क्या रतनपुरी शहर के लोगों ने कभी इस समस्या को इसके स्रोत पर हल करने के बारे में नहीं सोचा? राजवीर चंद्रवंशी ने कहा, इसे कैसे हल किया जाए? उनकी मानसिक विकलांगता का कारण ढूंढकर। आपका मतलब पहाड़ के देवता से है? राजवीर चंद्रवंशी ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो हमारे पूर्वजों ने चंद्ररतन पर्वत की जांच के लिए खेती के साथ दाववादियों को भेजने की कई बार कोशिश की, लेकिन बाद में उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। काव्या होश में आई और पूछा, क्या आपके पूर्वजों ने कभी यह देखने की कोशिश की है कि अगर वे पर्वत देवता के पास दुल्हनों को नहीं भेजते हैं तो क्या होगा? ईशानी चंद्रवंशी ने बीच में कहा, पर्वत देवता के पास दुल्हनों को भेजना हमारे पूर्वजों द्वारा तय नहीं किया गया था। यह प्रथा चंद्रवंशी परिवार के रतनपुरी शहर में आने से पहले से मौजूद थी। इसकी सटीक उत्पत्ति समय के साथ खो जाती है। हमारे चू पूर्वजों ने एक बार दिव्य समाज को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। वे वही हैं जो दुल्हन भेजने का आयोजन करते हैं, लेकिन हालांकि दिव्य समाज सहमत दिखाई दिया, उन्होंने गुप्त रूप से अभ्यास जारी रखा और हमारे पूर्वज इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। राजवीर चंद्रवंशी ने आगे कहा, हालांकि आपने पूछा कि अगर हम पर्वत देवता के पास दुल्हनों को नहीं भेजते हैं तो क्या होगा। इतिहास में वास्तव में ऐसा ही एक उदाहरण था। मैंने इसके बारे में चंद्रवंशी परिवार के अभिलेखागार में पढ़ा। 270 से अधिक साल पहले पर्वत देवता की दुल्हन के रूप में चुनी गई एक महिला पर्वत देवता से शादी नहीं करना चाहती थी और समारोह से एक रात पहले खुद को फांसी लगा ली। उस वर्ष
दुल्हन भेजने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आप सभी ने परिणाम देखा है? आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से पूछा। क्या परिणाम? मैंने कुछ नहीं देखा। पर्वत देवता का अपमान करना। आपका मतलब है कि रतनपुरी शहर ने उस असफल दुल्हन भेजने के कारण पर्वत देवता को नाराज कर दिया? हाँ। इसके बाद से रतनपुरी शहर में लोग धीरे धीरे मानसिक रूप से विकलांग होने लगे। रतनपुरी शहर के लोग पर्वत देवता को नाराज करने से और भी अधिक भयभीत हो गए। दिव्य समाज अब हर साल न केवल एक दुल्हन का चयन करता है, बल्कि 2 दुल्हन की सहेलियों का भी चयन करता है। ये दोनों ब्राइड्समेड्स केवल नाम के लिए ब्राइड्समेड्स हैं, लेकिन वास्तव में दुल्हन को कुछ होने की स्थिति में विकल्प हैं। ईशानी चंद्रवंशी ने कहा, मैंने सुना है, हालांकि मुझे नहीं पता कि अफवाह किसने शुरू की, कि माउंटेन गॉड ने रतनपुरी शहर को 300 साल तक दंडित करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि लगभग 30 और वर्षों में रतनपुरी शहर में लोग विकलांग होना बंद कर देंगे। काव्या गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन राजवीर चंद्रवंशी का कहीं और कारोबार था, इसलिए ईशानी चंद्रवंशी उनके साथ खेलने के लिए अकेले आ गई। काव्या ने वास्तव में एक कपड़े की दुकान पर जाने का सुझाव दिया। उसने सोचा कि अगर वह मकर सिंह के लिए कपड़े खरीदती है, तो वह अपनी छोटी बहन के लिए खरीदने से बच नहीं सकती। और अगर उसने उन दोनों के लिए खरीदा, लेकिन आर्य सुमेधा के लिए नहीं, तो ऐसा लगेगा कि वह उसे अलग थलग कर रही है। इसलिए उसने सभी के लिए खरीदने का फैसला किया। ईशानी चंद्रवंशी के परिवार के पास मौसमी कपड़े बनाने के लिए कढ़ाई करने वाली चीजें थीं, इसलिए उन्होंने कभी भी स्टोर से खरीदे गए कपड़े नहीं पहने। उन्हें इतनी खुशी के साथ कपड़े पहनते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन मस्ती में शामिल हो गई। अंत में काव्या ने मैचिंग हेयर एक्सेसरीज के साथ एक लाल और सफेद पोशाक चुनी। लंबा और पतला होने के नाते उसकी कमर पर जमा नरम सामग्री के साथ वह बर्फ में खिलने वाले लाल बेर की तरह लग रही थी। रोशनी ने वही स्टाइल चुना, लेकिन हल्के हरे रंग में। उसकी नाजुक भौहें, चमकदार आंखें, बर्फ सफेद त्वचा और फूल जैसे चेहरे के साथ आत्मा से भरा हुआ इस पोशाक को पहने हुए वह कोमल वसंत घास, नरम और मनमोहक लग रही थी। आर्य सुमेधा ने एक रॉक ब्लू कढ़ाई वाला बागे और एक मैचिंग जेड हेयरपिन का चयन किया, जो उनके उत्साही स्वभाव को अच्छी तरह से पूरक करता था, जो उनके गरिमापूर्ण असर और तेज विशेषताओं को उजागर करता था। मकर सिंह को नहीं पता था कि क्या चुनना है, इसलिए उसने काव्या को मदद करने दिया। उसने उसे उन सभी संगठनों पर आजमाया जो उसे लगा कि वह अच्छी लग रही थी, और अंत में स्टोर में सबसे महंगे पुरुषों के तैयार कपड़ों का चयन किया। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बना, इसमें स्याही वॉशलैंड्स के पेंटिंग की तरह एक काले और सफेद पैटर्न थे, जिसमें सूक्ष्म सोने थ्रेडेड पैटर्न थे जो क्षणभंगुर प्रकाश को कैप्चर करते हुए झिलमिलाते थे। यह पोशाक उसके लिए दर्जी लग रही थी, पूरी तरह से फिट बैठती थी, जिससे उसकी पहले से ही आकर्षक उपस्थिति बढ़ जाती थी। वह बादलों के बीच देवदार के पेड़ की तरह महान और ठंडा लग रहा था, क्षितिज पर धुंध के रूप में राजसी और शानदार। हेयर एक्सेसरी मकर सिंह की अपनी पसंद थी, एक गहरे लाल रंग का रेशमी रिबन। काव्या ने सोने की जड़ना के साथ स्याही जेड हेयर बैंड को प्राथमिकता दी थी, लेकिन मकर सिंह के बाल ज्यादातर लोगों की तुलना में घने थे और उन्हें हेयर बैंड पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अंततः साधारण रिबन को चुना, फिर भी अपने बालों को आधा पोनीटेल में बांधा। लाल रिबन उसके घने काले बालों के साथ लटका हुआ था, जिससे उसके बड़पन में ठंडे वैभव का स्पर्श जुड़ गया था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बस सही। काव्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में विस्मय को छिपाया नहीं। मकर सिंह ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ लिया। ईशानी चंद्रवंशी ने कई आउटफिट पहनने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने घर लौटने पर उपहार के रूप में देने के लिए बस कुछ सामान खरीदे। मेरे घर पर रहो और मैं हमारे कढ़ाई करने वालों से तुम्हारे लिए कपड़े बनवाऊंगा। वे सभी फैशनेबल शैलियों को स्टोर से खरीदे गए लोगों की तुलना में बहुत बेहतर बना सकते हैं, हालांकि इसमें कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। कुछ कपड़े आधे साल पहले बनाने की जरूरत होती है। काव्या मुस्कुराई, आपकी तरह के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम मोटे यात्री हैं। यह अच्छे कपड़ों की बर्बादी होगी। तो तुम मेरे घर पर रहोगे या नहीं? रोशनी, अपनी बड़ी बहन को मनाओ। हमारा शेफ पूरे रतनपुरी शहर में सबसे अच्छा है।
उनकी विशिष्टताओं में क्रिस्टल झींगा केक, गुलाब बतख, किण्वित कार्प, ओस्मांथस चीनी कोने, पियनी स्टीम्ड बंस शामिल हैं। कई स्वादिष्ट व्यंजन जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते हैं। रोशनी ने काव्या की ओर उम्मीद से देखा। काव्या को यह मजेदार लगा। कल दोनों मुर्गों से लड़ने की तरह बहस कर रहे थे और अब वे फिर से इतने दोस्ताना थे। उसने मकर सिंह और आर्य सुमेधा की ओर देखते हुए पूछा, मकर, आर्य, तुम्हें क्या लगता है? आर्य सुमेधा को सराय असहज लगी और वह वास्तव में शहर के स्वामी की हवेली देखना चाहती थी। मकर सिंह की कोई तरजीह नहीं थी, इसलिए वे सभी नगर स्वामी की हवेली में चले गए। ईशानी चंद्रवंशी ने लोगों के एक बड़े समूह को अपना सामान ले जाने में मदद करने के लिए बुलाया, जिससे काव्या खुश और शर्मिंदा दोनों हो गई। उनके पास इतनी कम चीजें थीं कि मदद अनावश्यक थी। अंत में अधिकांश नौकर उसी रास्ते से लौट आए जैसे वे आए थे। शहर के स्वामी की हवेली काव्या के किसी भी निवास से बड़ी थी, जिसमें नक्काशीदार बीम और चित्रित राफ्टर्स, बगीचे और परी जैसे तालाब, विदेशी फूल और अजीब पेड़, पक्षी और जानवर थे, वर्णन करने के लिए बहुत अधिक थे। यहां तक कि आर्य सुमेधा ने भी टिप्पणी की, यह एक राजकुमार की हवेली से भी बदतर नहीं है। रोशनी ने पूछा, क्या तुमने पहले किसी राजकुमार की हवेली देखी है? सिर्फ एक राजकुमार की हवेली नहीं, मैंने शाही महल भी देखा है। तुम बस शेखी बघार रहे हो। जिस रात वे शहर के स्वामी की हवेली में चले गए, राजवीर चंद्रवंशी ने उनके लिए एक भोज का आयोजन किया। भोजन के दौरान उन्होंने काव्या को देवयानी की व्यवस्था के बारे में बताया। चूंकि काव्या ने मदद मांगी थी, इसलिए राजवीर चंद्रवंशी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की देखरेख की थी। उन्होंने देवयानी को फीनिक्स स्ट्रीट पर एक अच्छी जगह पर एक दुकान सुरक्षित करने में मदद की, जहां मां और बेटा किराए पर रह सकते थे। उन्होंने शहर के स्वामी की हवेली के प्रमुख प्रबंधक को रणवीर देवगन को अपने गोडसन के रूप में अपनाया, खुले तौर पर सभी को बताया कि शहर के स्वामी की हवेली उनका संरक्षक था। देवयानी शुरू में भयभीत थी, यह नहीं जानती थी कि शहर के स्वामी की हवेली के इरादे क्या थे, लेकिन जब उसे पता चला कि यह अमर महिला यून थी जिसने उनकी देखभाल करने के लिए कहा था, तो उसने स्वीकार कर लिया। काव्या ने पाया कि यह दूसरा युवा मास्टर चंद्रवंशी मामलों को अच्छी तरह से और विचारपूर्वक संभालता है। चुकौती के रूप में उसने उसे और उसकी बहन को शहर के स्वामी की हवेली में रहने के दौरान तलवार की कुछ तकनीकें सिखाने का वादा किया। राजवीर चंद्रवंशी को मार्शल आर्ट पसंद नहीं था, लेकिन इस खबर ने ईशानी चंद्रवंशी को खुश कर दिया। ईशानी चंद्रवंशी ने कहा, बहन काव्या, जब आपको मौका मिले तो आपको मेरे सबसे बड़े भाई के साथ बहस करनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा भाई चांदी का भाला कुशलता से चलाता है, दुनिया में कुछ बराबर हैं। यहां तक कि सम्राट ने भी उसकी सराहना की है। काव्या मुस्कुराई, बहुत अच्छा। राजवीर चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी बहन पिस्सू की तरह थी, जो एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती थी। उसने हल्के से उसके माथे को थपथपाया, आप हवा के बिना भी लहरों को हिला सकते हैं। वहीं रतनपुरी शहर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक रिहायशी इलाके के पास है। देवयानी गाड़ी से उतरीं, फिर रणवीर देवगन को गाड़ी से उठाया, अपने कपड़े टाइट किए। शरद ऋतु की हवा पहले से ही काफी ठंडी थी। उसने कुछ अजीब तरह से गाड़ी चालक को धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने सिर हिलाया, विनम्रता से उसे विदाई दी। गाड़ी के सामने एक हल्का लाल लालटेन लटका हुआ था और उसकी रोशनी में गाड़ी पर शहर के स्वामी की हवेली का प्रतीक विशेष रूप से विशिष्ट था। देवयानी ने गाड़ी को तब तक छोड़ते हुए देखा जब तक कि वह गली के अंत में गायब नहीं हो गई। छोटी सी गली में अंधेरा हो गया। देवयानी ने अपने बेटे को नीचे लिटाया, एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी छाती को छूते हुए, जहां उसने अपने शरीर के करीब विलेख और पट्टा रखा, उसकी आजीविका। आज का आश्चर्य इतना अचानक आया था कि उसने अभी भी इसे पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी निकाली, दरवाजे के पास से अचानक एक धीमी आवाज आई, आप वापस आ गए हैं। देवयानी चौंक गई और पीछे हट गई। तब उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे के पास खड़ा था, हालांकि रात इतनी अंधेरी थी कि उसे साफ नहीं देखा जा सकता था। उसने रणवीर देवगन को अपने पीछे खींच लिया और हकलाते हुए कहा, यह है, यह आप हैं। वह व्यक्ति आहें भरने लगा, यह मैं हूं।
आवाज जानबूझकर कम की गई थी, जिससे यह बताना असंभव हो गया कि यह पुरुष था या महिला। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मुझे पता है, आपने अच्छा किया। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और देवयानी पीछे हटती रही। जब वह और पीछे नहीं हट सकी, तो उस व्यक्ति ने उसके हाथ में कुछ रखा। यह तुम्हारा इनाम है। देवयानी ने अपना साहस जुटाया और कहा, क्या आप अमर महिलाओं को छोड़ सकते हैं? वह एक अच्छी इंसान है। एक और क्या किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि जब आप कमजोर होते हैं तो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कुंगा खेलना है? इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। देवयानी अपने छोटे से किराए के घर में लौट आई। हालांकि छोटा था, उसने इसे बहुत साफ रखा और यहाँ तक कि उसे लगा कि यह देवगन परिवार के घर में उसके पिछले कमरे की तुलना में अधिक आरामदायक था। उसने आंगन के गेट को कसकर बंद कर दिया, फिर घर में प्रवेश किया और तेल का दीपक जलाया। छोटा कमरा हल्की रोशनी से भर गया। दिए की रोशनी में उसने देखा कि उसके हाथ में जो रखा गया था वह सोने का एक टुकड़ा था। उसकी चमक उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। देवयानी ने सोना पकड़ रखा था, उसका सिर नीचे लटका हुआ था, अपराधबोध के आंसू रोक नहीं पा रहा था। अमर महिला, मुझे माफ कर दो। रणवीर देवगन ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह अचानक है ध्वनि के साथ हंसा। रोशनी ने उस रात जी भरकर खाया और बहुत मीठी नींद सोई। हालांकि वे बिल्कुल सुरक्षित सिटी लॉर्ड्स मेंशन में चले गए थे, फिर भी काव्या निगरानी रखने की अपनी आदत को नहीं तोड़ सकी। हमेशा की तरह रोशनी ने रात का पहला भाग लिया, जबकि उसने दूसरा हाफ लिया। शीशम का बिस्तर बहुत बड़ा था, जिस पर एक मैचिंग छोटी मेज और दराज थे। बिस्तर और पर्दे चांदीलाल रेशम की धुंध थे, जिनमें किनारों से हल्के गुलाबी लटकन लटके हुए थे। पर्दे के शीर्ष को भी मोतियों के घेरे से सजाया गया था। काव्या पहली बार इतना आलीशान बिस्तर देख रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ ताओवादी काश्तकारों ने अपना अभ्यास छोड़ दिया और नश्वर दुनिया के सुखों में खुद को खो दिया। यह वास्तव में आकर्षक था। काव्या रोशनी के पास बैठी थी, ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह बैठे हुए ध्यान का अभ्यास करती हुई दिखाई दी, लेकिन वास्तव में सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक पर विचार कर रही थी। उसके चेहरे पर कभी कभी भ्रम या अचानक आत्मज्ञान के भाव दिखाई देते थे। उसने लंबे समय से सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक को स्मृति में रख दिया था, इसलिए उसे अब इसे देखने की आवश्यकता नहीं थी। रात की गहरी में खिड़की के बाहर सिकाडस अथक रूप से चहक रहे थे और शरद ऋतु की हवा ने छत पर गिरे हुए पत्तों को उड़ा दिया। अचानक काव्या की आंखें खुल गईं। आसुरी ऊर्जा थी। हालांकि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर अपनी आभा छिपाई, काव्या स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों के प्रति संवेदनशील थी। इस समय उसने उत्तर की ओर राक्षसी ऊर्जा के झोंके को महसूस किया। उसने नींद में उस पर हमला होने से रोकने के लिए जल्दी से रोशनी के चारों ओर एक व्यू स्थापित किया, फिर चुपचाप बिस्तर से बाहर निकल गई, खिड़की के पास चली गई, उसे धक्का देकर खोल दिया और फुर्ती से बाहर निकल गई। आधा चांद आकाश में लटका हुआ था, जिससे दुनिया पर शुद्ध सफेद रोशनी पड़ रही थी। तारे विरले बिखरे हुए थे और पूरी हवेली में दीपक जलाए गए थे। चारों ओर देखने पर आकाश में ऊपर और नीचे जमीन पर तारे थे। काव्या छत पर दौड़ पड़ी, काले पेड़ की छाया तेजी से उसके बगल से गुजर रही थी। उसने पहले ही राक्षस को देख लिया था। आकृति को देखते हुए यह एक नर दानव था जिसके सिर पर एक बन था, जो उससे लगभग 2 इंच लंबा था। दानव फुर्तीला था, तेजी से आगे बढ़ा और उसके कदम लगभग पूरी तरह से चुप थे। दौड़ते समय काव्या ने अपनी नार्क तलवार खींची, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया और तलवार को उसके हाथ से शुद्ध काली रात की हवा की तरह उड़ते हुए सीधे दानव की पीठ की ओर भेजा। दानव अचानक तलवार को चकमा देते हुए आगे बढ़ा, फिर टाइलों से उछल गया और फुर्ती से दूसरी छत पर उड़ गया। काव्या ने अपनी लौटती हुई नार्क तलवार को पकड़ लिया और इसी तरह उस छत पर कूदते हुए कहा, तुम कौन सा छोटा राक्षस हो? अपना नाम बताएं। दानव का सिलहूट थोड़ा मुड़ गया, फिर अपना हाथ उठाया और उसकी दिशा में कुछ फेंक दिया। काव्या की ओर एक गोली चली, लेकिन उसने अपने कदमों को बिल्कुल भी नहीं रोका, बस इसे एक क्षैतिज तलवार से अवरुद्ध कर दिया। एक कुरकुरा क्लैंग के साथ गोली ब्लेड से विक्षेपित हो गई और छत पर गिर गई।
रात के अंधेरे में आप यहाँ क्या लाते हैं? उसने फिर पूछा। दानव अधीर हो गया और उसने तेजी से एक के बाद एक उस पर 5 छर्रे दागे। काव्या ने उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए सुना, 2 को अपनी तलवार से अवरुद्ध किया, 2 को अपनी आस्तीन से पकड़ा और एक को अपने मुंह में पकड़ लिया। उसने अपने मुंह में गोली थूक दी और मुस्कुराई, मात्र चाल। लेकिन दानव पहले ही गायब हो चुका था। काव्या ने अनुमान लगाया कि यह बहुत दूर नहीं गया है। बिना मिले ध्यान से खोजने के बाद वह छत से नीचे कूद गई। उतरने पर उसने खुद को एक पारिवारिक मंदिर के सामने खड़ा पाया। हालांकि वह दौड़ रही थी, लेकिन उसने अभी तक सिटी लॉर्ड्स मेंशन नहीं छोड़ा था, इसलिए यह मंदिर स्वाभाविक रूप से चंद्रवंशी परिवार का था। परिवार के मंदिर के प्रवेश द्वार पर लाल रेशम की लालटेन की 2 पंक्तियां लटकी हुई थीं। संकरे गेट हाउस में 2 द्वारपाल गहरी नींद में सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे क्योंकि वे इस तरह और उस तरफ झुक रहे थे। एक छोटी सी मेज पर शराब के कप, एक शराब का बर्तन और बचे हुए स्नैक्स रखे हुए थे। काव्या द्वार से होकर परिवार के मंदिर में प्रवेश कर गई। अंदर उसने पहली बार पीले कांस्य से बने 2 बड़े पानी के वत्स के साथ एक छोटा सा आंगन देखा। उसके सामने एक मुख्य हॉल और 2 साइड हॉल खड़े थे, सभी में दीपक जलाए गए थे। आसपास का वातावरण बेहद शांत था, हवा तुंग तेल और धूप के मिश्रण से व्याप्त थी। काव्या सबसे पहले मुख्य हॉल में चली गई। दरवाजे के ठीक अंदर उसने दाववादी वस्त्र पहने हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की रंगीन मिट्टी की मूर्ति देखी, जिसके सिर पर एक स्टार मुकुट और हाथ में एक पंखा था। उनके बारे में काफी अमर, विद्वतापूर्ण हवा थी। यदि बाहर रखा जाता है तो लोग उसे किसी दाववादी मंदिर में स्थापित एक दिव्य गुरु समझने की गलती कर सकते हैं। वास्तव में यह चंद्रवंशी परिवार के महान पूर्वज राजानंद थे। मूर्ति के सामने एक बड़ा अगरबत्ती बैठा था जिसमें कई अगरबत्ती थीं। 2 आसन्न कमरों में क्रमिक शहर के प्रभुओं की स्मारक पट्टियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अगरबत्ती था। दीवारों पर कई शहर के प्रभुओं के चित्र भी टंगे हुए थे। काव्या ने एक सर्किट बनाया लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, इसलिए वह मुड़ी और साइड हॉल में प्रवेश करते हुए चली गई। दोनों तरफ के हॉल में स्मारक की गोलियां और जलती हुई धूप भी थी। एकमात्र उल्लेखनीय अंतर यह था कि पूर्व की ओर के हॉल में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने मोमबत्तियां जलाई गईं, जिसमें फलों का प्रसाद और एक अगरबत्ती थी। काव्या उत्सुकता से चली गई। मंदिर के अंदर लगभग आधा फुट ऊंची एक मूर्ति थी। प्रतिमा में एक क्रॉसलेग्ड बैठे व्यक्ति को सादे कपड़ों में आराम की मुद्रा में दर्शाया गया था। एक हाथ उसकी ठुड्डी को सहारा देने वाली मुट्ठी में बना हुआ था, जबकि दूसरा उसके घुटने पर आराम कर रहा था, जिसमें एक खिलती हुई ओस्मांथस शाखा थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में मूर्ति के चेहरे को देखकर काव्या चौंक गई। चेहरा भयानक सफेद और पूरी तरह से चिकना था, बिना किसी चेहरे की विशेषताओं के। गहरा पैतृक हॉल, टिमटिमाती मोमबत्ती, कई काले स्मारक गोलियां। उनके बीच खड़े होकर मूर्ति के खाली चेहरे को देखकर काव्या ने बेवजह महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कता है। अचानक उसका दिल कड़ा हो गया और उसके शरीर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, इससे पहले कि उसका दिमाग क्या हो रहा था। उसकी तलवार अपनी म्यान से उड़ गई। उसके पीछे एक चमचमाता हुआ चांदी का भाला तैरते हुए सांप की तरह आया। उसकी नोक एक जहरीले सांप के सफेद नुकीले दांतों की तरह थी, जो उसके कंधे के ब्लेड की ओर बेरहमी से काट रही थी। काव्या के पास मुड़ने का समय नहीं था और उसने केवल अपनी नार्क तलवार खींची और उसे पीछे की ओर भेज दिया। ब्लेड लगातार भाले की नोक को अवरुद्ध कर रहा था। चिपकना। काव्या ने अपनी तलवार चलाने वाली कलाई को जोर से डूबते हुए महसूस किया और मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति में कितनी दुर्जेय ताकत है। उसने भाले की नोक को विक्षेपित करने के लिए अपनी कलाई को झटका दिया, फिर मुड़ गई और अपने प्रतिद्वंद्वी से खुद को दूर करने के लिए एक तरफ कूद गई। तभी उसने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह लगभग 26 या 27 साल का आदमी था, लंबा और शक्तिशाली कदकाठी वाला, गहरे रंग के वस्त्र पहने हुए और उसके बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे, जिसके ऊपर सोने के तार का मुकुट था। सोने के तार के मुकुट को 1 दर्जन से अधिक शुद्ध सफेद छोटे मोतियों से सजाया गया था, जो बीच में एक बड़े मोती के चारों ओर चंद्रमा को घेरने वाले सितारों की तरह था। बड़ा मोती गोल और प्राचीन सफेद था, जो एक लोंगान फल जितना बड़ा था।
उसकी मोटी भौहें और फीनिक्स आंखें थीं, अत्यधिक सुंदर विशेषताओं के साथ। उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए थे और उसका चेहरा ठंड की तरह ठंडा था। वह कुछ आश्चर्यचकित लग रहा था कि काव्या ने एक तलवार के प्रहार से उसका भाला रोक दिया था। उसने अपने चांदी के भाले को थोड़ा पीछे खींचा और कहा, बाहर आओ और लड़ो, हॉल के बाहर पीछे हटने से पहले। काव्या ने उससे मिलने के लिए अपनी तलवार उठाई, मुस्कुराते हुए, खुशी। आधी रात को सिटी लॉर्ड्स मेंशन में दिखाई देना, शानदार कपड़े पहने हुए, चांदी का भाला चलाना और ईशानी चंद्रवंशी के समान फीनिक्स आंखें होना। काव्या ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसकी लड़ने की भावना जागृत हो गई थी और वह वास्तव में इस शहर के भगवान की भाले की तकनीकों का अनुभव करना चाहती थी। इसलिए काव्या ने उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए केवल बाहरी संप्रदाय तकनीकों का उपयोग किया। कुछ समय के लिए भाला तैरते हुए ड्रैगन की तरह चलता रहा और तलवार ठंडे कील की तरह चली। उसके चांदी के भाले को चौड़े, शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ चलाया गया था। उसके कानों के चारों ओर उसके भाले की हरकतों से पैदा हुई हवा की आवाज थी। काव्या बंदर की तरह फुर्तीली थी, मुड़ती और उछलती थी। कई राउंड तक जांच करने के बाद उसने जानबूझकर एक उद्घाटन छोड़ दिया। अपने भाले की नोक को अपनी ओर झुकते हुए देखकर उसने अपनी तलवार की नोक को जमीन में घोंप दिया, फिर हवा में छलांग लगाने के लिए बल उधार लिया। उसका शरीर लगभग क्षैतिज, उसने उसकी कमर की ओर लात मारी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह भी झूठी शुरुआत कर रहा था। जब उसने अपने शरीर को क्षैतिज कर दिया तो उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी। उसने अपने भाले की नोक को जमीन में घोंप दिया, इसका इस्तेमाल खुद को हवा में पलटने के लिए किया, उसके हमले से बचने के साथ साथ अपनी हथेली से प्रहार किया। काव्या जमीन पर गिर गई, पहिए जैसी गति से कई बार लुढ़क गई। उसकी हथेली के प्रहार को चकमा देने के बाद वह अपने पैरों पर पलट गई। वह आदमी हवा से इनायत से उतरा, अपने पैरों को मजबूती से लगाया, अपने भाले को एक उत्कर्ष में घुमाया और ठंड से उसे देखा। काव्या ने अपनी तलवार म्यान की और मुस्कुराई, उसके लिए अपना हाथ बढ़ाया। आपने कुछ गिरा दिया। उसकी हथेली में एक लोंगन फल के आकार का एक मोती था। उस आदमी के हाव भाव बदल गए। मकर सिंह पश्चिम की ओर के हॉल की छत पर खड़ा था, अपनी तलवार पकड़े हुए और आंगन में द्वंद्व युद्ध देख रहा था। रात की हवा ने उसके वस्त्रों को बेतहाशा फड़फड़ाया और उसके बाल नाचने लगे। जब उसने काव्या को मोती लौटाते देखा तो उसने अचानक एक ठंडी हंसी निकाली। परिवार के मंदिर के बाहर अव्यवस्थित कदमों की आहट गूंज उठी क्योंकि कई लोग मशाल लेकर उनकी ओर दौड़े, चिल्लाते हुए, चोरों! जल्दी करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो। कुतिया का कौन सा बेटा हमारे शहर के स्वामी की हवेली से चोरी करने की हिम्मत करता है? वे जोर से चिल्लाए, एक ऐसा प्रभाव जो एक दूसरे के साहस को बढ़ा सकता था। यह पता चला कि उनकी लड़ाई की आवाज ने पहले ही सिटी लॉर्ड्स मेंशन के नौकरों को चिंतित कर दिया था। नौकरों ने ही नहीं, बल्कि राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी ने भी इसके बारे में सुना था और आधी रात को हंगामा देखने आए थे। राजवीर चंद्रवंशी ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, जबकि ईशानी चंद्रवंशी ने चावल के पकौड़े की तरह लिपटे हुए लबादा पहना हुआ था, जिसके पीछे 4 या 5 नौकरानियां थीं। राजवीर चंद्रवंशी अभी भी बड़बड़ा रहा था कि उसे नहीं आना चाहिए था। ईशानी चंद्रवंशी ने लापरवाही से कहा, ठीक है, हम पहले से ही यहाँ हैं। उसने परिवार के मंदिर में जाते समय जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह ढक लिया। अंदर की स्थिति देखकर ईशानी चंद्रवंशी ठिठक गई। राज भाई, क्या मैं अभी भी आधी नींद में हूं? क्या बिग ब्रदर परिवार के मंदिर से चोरी कर रहा है? राजवीर चंद्रवंशी ने अपना माथा पकड़ लिया, सोच रहा था, तुम जल्द ही काव्या से भी बड़े भाई पर शक करोगे। वह आगे बढ़ा और कहा, बड़े भाई, काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह वही दाववादी मित्र है जिसका आपने उल्लेख किया था? ईशानी चंद्रवंशी ने सिर हिलाया, हाँ, सिस्टर काव्या पहले ही मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए सहमत हो गई है। उसने फिर जम्हाई ली। वह आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर काव्या के हाथ से मोती निकालने के लिए चला गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह से कहा, मैं प्रताप चंद्रवंशी हूं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नगर भगवान चंद्रवंशी, मैंने लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है।
मिस काव्या, आपकी तलवार कौशल मेरे द्वारा अब तक के सबसे गहन कौशल में से एक है। तुम मेरी चापलूसी करते हो। नगर भगवान चंद्रवंशी की भाला तकनीक भी बहुत प्रभावशाली है। प्रताप चंद्रवंशी ने बिना बोले अपने होठों को दबा लिया। जैसा कि कहा जाता है, 1 इंच लंबा, 1 इंच मजबूत, उसे पहले से ही हथियारों में फायदा था, फिर भी उसके मुकुट से मोती तोड़ लिया गया था। इसमें प्रभावकारिता कहाँ थी? उसके शब्द उपहास की तरह लग रहे थे। ईशानी चंद्रवंशी को अचानक नींद नहीं आ रही थी। तुम दोनों लड़े? हाँ। मुझे इसकी याद आई। क्या आप मेरे देखने के लिए फिर से लड़ सकते हैं? प्रताप चंद्रवंशी ने भौहें चढ़ा दी। बेतुका मत बनो। राजवीर चंद्रवंशी ने पूछा, काव्या, तुम आधी रात को परिवार के मंदिर में क्यों आई हो? क्या यहाँ कोई समस्या है? काव्या ने सिर हिलाया और कहा, चलो बाहर बात करते हैं। उसने पश्चिम की ओर के हॉल की छत की ओर देखा, उसकी आंखें मुस्कान में थोड़ी मुड़ी हुई थी। मकर, चलो चलते हैं। मकर सिंह नीचे कूद गया, उसका चेहरा सफेद जेड की तरह था, उसकी उपस्थिति बेहद सुंदर थी, जैसे कि नश्वर दुनिया में अमर उतर रहा हो। राजवीर चंद्रवंशी ने अपना मुंह ढक लिया और ईशानी चंद्रवंशी के कान में कुछ फुसफुसाया। ईशानी चंद्रवंशी की फीनिक्स आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए मकर सिंह पर टिकी थीं। इसके बाद समूह ने परिवार के मंदिर को छोड़ दिया। उनके जाने के लगभग 1 कप चाय के समय परिवार के मंदिर के मुख्य हॉल में एक बीम के पीछे से एक प्यारे बिल्ली का पंजा चुपचाप उभरा। बिल्ली का पैर काला था, लेकिन केवल उसका छोटा पंजा सफेद फर का एक गोल रोल था, जैसे कि सफेद दस्ताने पहने हुए हो। नरम, प्यारे सफेद बिल्ली का पंजा लाल बीम के खिलाफ जोर से टकराया। उसके बाद एक युवा लड़के की गुस्से वाली आवाज आई, दुर्भाग्य! बहन काव्या, आप कहती हैं कि एक राक्षस हवेली में प्रवेश कर गया है? हाँ, काव्या ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। इस समय फ्लावर पवेलियन में कई लोग बैठे थे, जहां नौकरानियों ने गर्म चाय और रात का नाश्ता परोसा था। काव्या ने 1 कप चाय पकड़ी और जारी रखा। मैंने इसका पीछा करते हुए आपके परिवार के मंदिर तक पीछा किया, जहां मैंने इसका ट्रैक खो दिया। खोजते खोजते मेरी मुलाकात नगर भगवान चंद्रवंशी से हुई। बोलने के बाद उसने चुपके से प्रताप चंद्रवंशी का अवलोकन किया। प्रताप चंद्रवंशी ने अपनी तर्जनी उंगली से अपनी ठुड्डी के किनारे को हल्के से सहलाया। काव्या को उसे देखते हुए देखकर उसने अजीब तरह से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं आधिकारिक दस्तावेजों को संभाल रहा था जब मैंने किसी को छत के पार से गुजरते हुए सुना। मैं अनुसरण करने और जांच करने के लिए बाहर गया, लेकिन सवाल पूछने से पहले कार्रवाई की। यह मेरी गलती थी। काव्या प्रताप चंद्रवंशी को समझ सकता था। खुद को अपनी स्थिति में रखते हुए, अगर कोई अजनबी आधी रात को पैतृक गोलियों के माध्यम से राइफल चलाने के लिए किसी के परिवार के मंदिर में भाग गया, तो यह वास्तव में संदिग्ध व्यवहार था। कोई भी प्रतिक्रिया उचित होगी। वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। नगर भगवान चंद्रवंशी बहुत विनम्र हैं। राजवीर चंद्रवंशी ने कहा, बड़े भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन आपको अभी भी उचित आराम की आवश्यकता है। ईशानी चंद्रवंशी को कुछ याद आ रहा था और उसने उत्सुकता से प्रताप चंद्रवंशी की ओर देखा। बड़े भाई, यह सच में आ गया है? काव्या ने भौहें उठाईं और पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह प्राणी क्या है?